तो राजा AS25 के लिए आप तैयार हैं मेरे साथ में? बिल्कुल सर, आपके साथ एकदम टकाटक तरीके से। तो चलो सबसे पहले यहां पे मतलब का मतलब समझते हैं। मतलब का मतलब क्या होता है सर? क्या हो गया सर, खाना वाना नहीं खाया क्या आपने? इसका मतलब यह है कि यहां पे 3 शब्द है, इंटरिम, फाइनेंशियल, रिपोर्टिंग। ठीक है, तो मैंने वहां पे रिपोर्टिंग का ING हटा दिया, वहां पे सिर्फ रिपोर्ट रखा हुआ है क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। ठीक है, तो सर इंटरिम का मतलब क्या होता है? 1 साल से कम के समय को। सर क्या 1 महीना भी इंटरिम हो सकता है? हां। क्या 15 दिन भी हो सकते हैं? हां। क्या 2 महीना भी हो सकता है? हां। क्या 8 महीना भी हो सकता है? हां। क्या 10 महीना भी हो सकता है? हां। क्या 11.5 महीने भी इंटरिम हो सकते हैं? हां जी हां। 12 महीने इंटरिम हो सकते हैं क्या? नहीं सर, 12 महीने मतलब 1 साल। 1 साल से कम पीरियड को आप क्या बोलोगे? इंटरिम पीरियड बोलोगे। ठीक है, अब सर हमारा डाउट आ गया एकदम से, जैसे आपने कहा हमारे दिमाग में एकदम शॉर्ट सर्किट होने लगा। क्या हो गया बेटा? बताओ बताओ, क्या शॉर्ट सर्किट हो गया? अब एक बात बताओ सर, सपोज करते हैं मेरा बिजनेस स्टार्ट ही 1 जनवरी को हुआ और ईयर एंड क्या है? ऑब्वियसली मेरा अकाउंटिंग ईयर ही मेरा फाइनेंशियल ईयर है। तो मैं अपने बुक्स क्लब क्लोज करूंगा, मैं अपने बुक्स क्लोज करूंगा 31 मार्च 25 को। तो सर आपने क्या कहा? 1 साल से कम पीरियड को इंटरिम पीरियड बोलते हैं। तो सर यहां तो 3 महीना ही है, तो क्या हम इसे इंटरिम पीरियड बोलेंगे? क्या हम इसे इंटरिम पीरियड बोलेंगे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ठीक है, आर वी क्लियर? इसका एक एक्सेप्शन है, ये लाइन का एक्सेप्शन है कि जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका पहला साल हो सकता है कि 12 महीने से कम हो। तो जो बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ है उसका जो फर्स्ट ईयर एंड होगा वो 12 महीने से कम हो सकता है। तो जो 12 महीने से कम हो रहा है उसका पहला साल हम उसे इंटरिम का नाम नहीं देंगे। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? तो मैंने इंटरिम को बोलते हैं पीरियड लेस देन 1 ईयर। उसका एक्सेप्शन है अगर बिजनेस अपने फर्स्ट ईयर में है तो 12 महीने से कम समय में अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, क्योंकि ईयर एंड 31 मार्च को आ रहा है, तो वो पीरियड को इंटरिम नहीं बोलेंगे। आर वी क्लियर? तो अब सर यहां पे फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्योंकि एएस क्या है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसमें हमें एक फाइनेंशियल रिपोर्ट देने पड़ेंगे। तो AS25 के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है? बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। अब सर ये AS25 बोलना क्या चाहता है? राजा ये सिंपल बोल रहा है कि AS25 फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। AS25 फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। ओ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद हमने कितना कमाया, हमारे एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये बताना जरूरी नहीं है। बट अगर आप अपने यूजर्स को बताना चाह रहे हो कि 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने में मैंने कैसा परफॉर्म किया है, मैंने कितना कमाया, मैंने कितना गवाया, मेरे एसेट्स कितने, मेरे लाइबिलिटीज कितने, अगर आप ये बताना चाह रहे हो, आप ये अपडेट देना चाह रहे हो अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है, तो आपको AS25 के अनुसार इंटरिम पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। और किसके अनुसार? एज पर AS25। तो AS25 मैंडेटरी नहीं है फॉलो करना, लेकिन अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड के लिए स्टेटमेंट्स देना चाहते हो तो फिर आपको AS25 फॉलो करना पड़ेगा। सर ये लाइन हमें समझी नहीं, ये लाइन हमें अच्छे समझी नहीं।
वापस से बोलता हूं, ध्यान दे वापस से। सर मैं साल में एक बार बैलेंस शीट बनाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूं। क्या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे जोर जबरदस्ती कर सकता है क्या कि तू हर 3 महीने में दे, तू हर 6 महीने में दे? ना, वो जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम्हें खुद से इच्छा है, तुम्हें खुद से इच्छा है कि तुम्हें हर 3 महीने, हर 6 महीने में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बना के अपने यूजर्स को बताना है, उनको अपडेट देना है, तो अगर तुम्हारी इच्छा है अपडेट देने की, तो फिर तुम्हें AS 25 फॉलो करना पड़ेगा। आर वी क्लियर? सबको सॉर्टेड है? ओके। अब सर ये AS 25 का स्कोप क्या है? मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया कि अगर आप चाहते हो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बाद अपडेट देना कि आपने कितना कमाया, आपके बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी कितने हैं, तो आपको AS 25 के अनुसार जो AS 25 बोलता है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लाइन लिखा हुआ है, AS 25 डज नॉट मैंडेट, मतलब वो कंपल्सरी नहीं बोलता है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। अब सर मुद्दे की बात है, मान लो कि मुझे मेरे यूजर्स को अपडेट देना है। किस चीज का अपडेट देना है? कि भाई साहब 1 जुलाई 2025 से 30 जून तक मैंने कितना कमाया, मेरे एसेट्स, मेरे लाइबिलिटीज क्या है एज ऑन 30 सितंबर। तो राजा मेरे, तुम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने इन 3 महीनों में इतना कमाया, इन तीनों में मेरे ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है एज ऑन 30 दिसंबर, ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें AS 25 बताएगा कि तुम्हें कौन से पीरियड के लिए अपडेट देना है। तुम्हारी इच्छा है ना कि तुम इन 3 महीनों का अपडेट दो, तुम्हारी इच्छा है इन 3 महीनों का अपडेट देने की, बट AS बोलता है कि सिर्फ इन 3 महीनों से काम नहीं चलेगा राजा बेटा, आपको कुछ और भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, क्या आपको एक बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, 2 प्रॉफिट एंड लॉस देना पड़ेगा और 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, हमें 4 करने हैं, 1 बैलेंस शीट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस और 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सर समझा नहीं, चलो। एक होता है करंट पीरियड, जिसके लिए आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना चाहते हो, और एक होता है कंपैरेटिव। सर कंपैरेटिव क्यों? मेरे लाल, जो यूजर है वो चाहेगा ना कि भाई पिछले साल इसी समय में तुमने कैसा परफॉर्म किया था, तभी तो वो इस चीज का यूज कर पाएगा। तुम्हें अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा कि भाई पिछले साल तुमने कैसा परफॉर्म किया था इसी दौरान। तो अब बैलेंस शीट इज नेवर फॉर अ पीरियड। बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट की होती है, वो कभी भी समय की नहीं होती कि 6 महीने की बैलेंस शीट, 12 महीने की बैलेंस शीट ना। एज ऑन डेट, एज ऑन 31 मार्च मेरे पास कितने एसेट है, मेरे पास कितने लाइबिलिटी है। एज ऑन 30 सितंबर मेरे पास कितने एसेट है, मेरे पास कितने लाइबिलिटी है। तो अगर आप इस पीरियड के बारे में बताना चाह रहे हो तो आपको बैलेंस शीट देनी पड़ेगी एज ऑन 30 सितंबर 25। तो आपको बैलेंस शीट कब की बना के देनी पड़ेगी? एज ऑन 30 सितंबर 25। और AS 25 बोलता है कि रुक जाओ, अब इसको हम कंपेयर किससे करेंगे? हम कंपेयर करेंगे कि भाई साहब जो हमारा पिछला साल बीता है 31 मार्च 25, उस दिन पे कितने एसेट्स थे, कितने लाइबिलिटी थे।
तो क्या तुम्हें यह देख के पता चल रहा है कि इन 6 महीनों में एसेट में कितना बढ़ोतरी हुआ है, एसेट में कितनी घटौती हुई है, लायबिलिटी कितने से कम ज्यादा हुई है? क्या ये देख के आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो? द आंसर इज यस। तो बैलेंस शीट में आपको जिस इंटरिम पीरियड का ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड बोल दिया मैं फॉर एग्जांपल, जो इंटरिम पीरियड का आखिरी दिन है उस दिन का बैलेंस शीट देना है और पिछले साल के ईयर एंड की बैलेंस शीट देनी है। तो सब यहां पे पढ़ेंगे, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ इंटरिम पीरियड, मेरे एग्जाम्पल में है 30 सितंबर। ओके, ओह सो सॉरी, गलती से लिख दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड, कि आपने इन 3 महीनों में क्या कमाया, आपने इन 3 महीनों में क्या कमाया। ठीक है, तो अब सबसे पहले 1 जुलाई 25 से 30 सितंबर 25, पहला तो इन 3 महीने का देना पड़ेगा। फिर कंपैरिजन में पिछले साल इसी पीरियड में आपने कितना कमाया था। क्या पहली चीज सबको समझी? बैलेंस शीट अलग है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलग है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है कि भाई तुम 1 जुलाई से 30 सितंबर का देना चाहते हो तो इस साल का भी दे दो, और पिछले साल 1 जुलाई से 30 सितंबर में तुमने कितना कमाया था वो बता दो। और ऑल्सो जब भी तुम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो एक होता है ईयर टू डेट, मतलब जिस दिन का आप रिपोर्टिंग कर रहे हो वो दिन, और वो दिन कब से, वो साल कौन से साल से शुरू हुआ है, दैट इज 1 अप्रैल 25 से। मतलब सर साल के पहले दिन से इंटरिम पीरियड तक, बिल्कुल। तो इसे बोलते हैं ईयर टू डेट, इसे क्या बोलते हैं? ईयर टू डेट। और इसका कंपैरेटिव पिछले साल से 1 अप्रैल 25 से, सॉरी 1 अप्रैल 24 से टू 30 सितंबर 24। अब आएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको बताता है कि भैया कितना कैश आपने जनरेट किया है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑलवेज ईयर टू डेट, दैट इज आपका इंटरिम पीरियड एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर को। और बट ऑब्वियस सेम कंपैरेटिव आपको पिछले साल का भी देना है। ठीक है, आपको इस तरह से AS 25 के अनुसार रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इन पीरियड्स की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। क्या हम एक और एग्जांपल लें? क्या हम एक और एग्जांपल लें? बिल्कुल सर, एक और एग्जांपल बिल्कुल बनता है। आज क्या हो रहा है? आज लगता है किसी ने काला जादू किया कुछ।
एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। कौन से पीरियड की? 1 अक्टूबर 24 से 31 दिसंबर 24 तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि AS 25 क्या बोलता है। AS 25 बोलता है कि बॉस, आपको एक करंट पीरियड की देनी पड़ेगी और आपको एक कंपैरेटिव देना पड़ेगा। तो सर हमें एक बैलेंस शीट देनी पड़ती है, 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देने पड़ते हैं, एंड एक कैश फ्लो स्टेटमेंट देना पड़ता है। ओके, बैलेंस शीट कभी भी एज ऑन डेट की होती है कि भाई साहब 31 दिसंबर को तुम्हारे कितने एसेट कितनी लाइबिलिटी, 31 मार्च को तुम्हारे कितने एसेट कितनी लाइबिलिटी, वो कभी भी पीरियड के लिए नहीं रहती है। बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड, कि तुमने पिछले 3 महीने में कितना कमाया, पिछले 6 महीने में तुमने कितना कमाया। ठीक है, आर वी क्लियर? चलो, अब सबसे पहले मुझे इतना समझना पड़ेगा कि मेरा इंटरिम पीरियड का एंड कहां पे है, आखिरी दिन कहां पे, 31 दिसंबर। तो फॉर श्योर ठीक है, 31 दिसंबर 24 तक तो कुछ ना कुछ बनना है। ठीक है, अब बैलेंस शीट कभी भी एज ऑन डेट की रहती है, तो बैलेंस शीट कब की चाहिए, एज ऑन 31 दिसंबर। और इसका कंपैरेटिव किससे होगा, एज ऑन, इससे पहले वाला 31 मार्च कौन सा है, 31 मार्च 24। ठीक है, डन। तो सर बैलेंस शीट के केस में, सिर्फ बैलेंस शीट के केस में जो हम डेट लिख रहे हैं उससे पहले वाला जो प्रीवियस ईयर होता है, उससे पहले वाला जो प्रीवियस ईयर होता है उसका ईयर एंड डेट लिखते हैं। उसका क्या लिखते हैं, ईयर एंड डेट लिखते हैं। तो मैं 31 दिसंबर 24 को खड़ा हूं, इससे पहले वाला साल कब खत्म हुआ होगा, 31 मार्च 24 को खत्म हुआ होगा। ठीक है, फिर दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने पड़ेंगे, एक जो पीरियड इंटरिम का है एक उसका, और एक होता है ईयर टू डेट, YTD। YTD मतलब साल के शुरुआत से जिस दिन तक आपको इंटरिम पीरियड बनाना है, साल के शुरुआत से जिस दिन तक आपको इंटरिम पीरियड बनाना है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी YTD होता है, ईयर टू डेट होता है, दैट इज साल के शुरुआत से जब तक आपको इंटरिम पीरियड एंड करना है वहां तक। ठीक है सर, अब इसका कंपैरेटिव, बैलेंस शीट में कंपैरेटिव प्रीवियस ईयर के ईयर एंड से होता है, बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपैरेटिव इज वेरी सिंपल। 1 अक्टूबर यहां पे 24 था तो 23 हो जाएगा, 1 अप्रैल 24 था तो यहां पे 23 हो जाएगा, 31 दिसंबर 24 था तो 23 हो जाएगा, 31 दिसंबर 24 था तो 23 हो जाएगा। सेम गोज विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, 1 अप्रैल 24 है तो 23 हो जाएगा, 31 दिसंबर 24 है तो 23 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। डन, सबको क्लियर? तो यहां पे सिंपल है, प्रीवियस ईयर
सेम पीरियड प्रीवियस ईयर सेम पीरियड। अच्छा, अब सर आपने बता दिया बैलेंस शीट देना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देना है, और आपने क्या कहा, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक अपडेट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अपडेट जितना जल्दी दोगे उतना अच्छा, कि अपडेट देने में तुम समय लगा रहे हो? एग्जाम्पल के लिए सर हमें 1 अप्रैल 25 से 30 जून 25 तक का अपडेट देना है। तो ये अपडेट मैं कब दूं? क्या ये अपडेट मैं 31 दिसंबर 24 को दे दूं? क्या ये अपडेट मैं 31 दिसंबर 24 को दूं? दैट इज मैं 31 दिसंबर 24 को खड़ा हूं और बोल रहा हूं कि 30 जून, माय बैड, 25, मैं 31 दिसंबर 25 को खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं कि आज से 6 महीना पहले, दैट इज 30 जून 25 को, ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज है, उस 3 महीने के दौरान मैंने इतना कमाया। तो क्या यह सही है कि अपडेट हम जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा? सर अपडेट हम जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा। तो एएस 25 आपके भावनाओं को समझता है और एएस 25 बोलता है कि तुम्हें अपडेट देना है ना, तो 2 तरीके से तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो। एक है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और एक है कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओ माय गॉड सर, कंप्लीट और कंडेंस में फर्क क्या है? मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब यहां पे सब ध्यान दो, मैंने एचडीएफसी बैंक का कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोला है। क्या खोला है? कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप देखो कितने पेजेस है, अगर आप थोड़ा जूम कर पा रहे हो या नहीं, आपको ऊपर में 585 पेजेस दिख रहे होंगे। मैं आपको अलग तरीके से दिखाना चाहूंगा, थोड़ा ऊपर जूम करना। क्या आपको एचडीएफसी बैंक का जो लोगो है उसके आजू बाजू पेजेस दिख रहे हैं? मैं थोड़ा उसे डार्कर शेड में लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एज अ स्टूडेंट आपको विजिबल हो। क्या वो एचडीएफसी बैंक का जो ब्लू है उसमें 585 दिख रहा है? यस, ये है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें तुम्हें हर चीज बतानी है, हर डिस्क्लोजर देना है। मतलब जितने भी तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि रेलेवेंट है, आपने सारे डिस्क्लोजर देने हैं। तुम्हें नहीं लगता एचडीएफसी बैंक ये बनाएगा तो वो जल्दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपडेट नहीं दे पाएगा? ठीक है, ये बनाने में हो सकता है 30 जून का, जब तक ये दे तब तक सितंबर आ जाए। 2-3 महीने लग जाएंगे इसको बनाने में, क्योंकि बहुत बारीक बारीक इंफॉर्मेशन होती है भाई साहब इसमें। ठीक है, इतना जल्दी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन पाते, काफी सारी चीजें लिखनी पड़ती होती है इसके अंदर, मतलब ये काफी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। तो ये हो गया कंप्लीट सेट, हर चीज को डिस्क्लोज करो। और एक होता है कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब आप एक काम करो, जो आपने पिछली वाली एनुअल रिपोर्ट बनाई होगी ना, उसमें हेडिंग होगी और सब हेडिंग होगी, लाइक इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर आपका शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर उसके नीचे आपने लिखा होगा नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर आपने करंट लाइबिलिटी लिखा होगा शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपकी करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स वगैरह आगे होंगे। तो जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में आपने हेड और सब हेड डाले होंगे, सिर्फ उतना रिपोर्ट कर दो। तो ये देखो,
इन्होंने आपको रिटेल मॉर्गेज बता दिया, ठीक है। ये एचडीएफसी बैंक का फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, ओके। और दूसरा आपको मैं एक और चीज दिखाऊंगा, ये देखो, लेटेस्ट नहीं मिल पाई, बट कितने पन्ने की है? 3 पन्ने की है। कितने पन्ने की है? 3 पन्ने की है। क्लियर? अब बताओ, यह है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां उनको इतने सारे डिटेल देने हैं, ये डिस्क्लोजर, वो डिस्क्लोजर, ये इसके अनुसार, ये अदरक लहसुन अमका डिमका, और ये बेचारों की 3 पेज की, टेक्निकली ये 3 पेज की है, ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ये जल्दी दे पाओगे कि पूरा कंप्लीट सेट दे पाओगे? द आंसर इज ये जल्दी दे पाएंगे सर हम, ठीक है, ये जल्दी दे पाएंगे हम, एकदम सर, परफेक्ट। तो अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो एएस 25 के अनुसार इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है, वो क्या देती है? कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है। लेकिन एएस 25 बोल रहा है कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो, इसका यह मतलब नहीं है कि इंपॉर्टेंट चीजें खा जाओगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंट चीजें खा जाओगे? राजा, उनको बोलना है तुम कंडेंस दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स भी देने चाहिए, तुम्हें इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर देने चाहिए। क्या एचडीएफसी बैंक ने दिया हुआ है? एक बार पढ़ें। देखो एचडीएफसी बैंक क्या बोल रहा है, द बैंक हैज फॉलोड द सेम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो उन्होंने ईयर एंड पे प्रिपेयर करने में लगाई थी। बेसल 3 फ्रेमवर्क नॉर्म्स, ये पुरानी रिपोर्ट है इसलिए, ठीक है। फिर यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट, जो कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले बहुत ज्यादा है, चेक करो। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट ऑफ 665.4 करोड़, प्रीवियस पीरियड 637.32 करोड़ एंड 21086 करोड़ फॉर प्रीवियस पीरियड 9 मंथ वाला और 1767। तो आपको बता रहा है, और यहां पे जो अदर इनकम है उसमें रीवैल्यूएशन का चेंजेस भी इंक्लूडेड है। क्या वो आपको इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स दे रहा है क्या? द आंसर इज यस। तो एएस 25 ने वो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स कौन से हैं और कौन से चीज के आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं? सर यहां पे तो नोट्स टू अकाउंट्स है ही नहीं, मतलब ये बोरोइंग के अंदर का क्या है वो दिया ही नहीं है। अच्छा जी, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है आपका, ये सेगमेंट रेवेन्यू का डिटेल है ही नहीं। अगर तुम देखोगे तो जो एनुअल रिपोर्ट रहती है उसमें हर चीज का आपको दिया जाता है कि भाई ये आया तो कहां से आया। ये देखो यहां से चालू होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितनी स्पेंडिंग किया है वो बताओ। फिर उसके बाद डायरेक्टर रिपोर्ट के बाद ये देखो, डायरेक्टर रिपोर्ट के बाद एनेक्शर आ गया होल्डिंग सब्सिडरी का, नीचे आ रहा हूं, दिख जा भाई दिख जा, इसमें सर्च मैं नॉर्मली कभी यूज नहीं किया हूं, होगा नहीं होगा पता नहीं। ये देखो यहां पे तुम्हें बता रहे हैं कि प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज कैसे निकली है, फिर उसके बाद अदर लाइबिलिटीज में क्या है, अदर फिक्स्ड एसेट्स में क्या है, अदर एसेट्स में क्या है, फिर अदर इनकम के अंदर क्या है, अदर एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट जो कि एक खर्चा है उसमें क्या क्या है। अब क्या हमने क्या एक एएस पढ़ा हुआ है क्या इस पे, एएस 15, जिसमें जो एक्चुअल गेन होता है उसको तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ता है, और यहां पे प्लान एसेट दिख रहा है आपको। मतलब एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर डीबीओ बनाता होगा, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन क्रिएट करता होगा। क्या दिख रहा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन,
फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद उनके इन्वेस्टमेंट्स है, पेंशन के रिगार्डिंग, प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग। फिर वो सेगमेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सेगमेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सा सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट के बारे में उनका व्यू क्या है। बहुत सारी बातें होती है भाई साहब इसके अंदर, मतलब गांव भर की बातें होती है इसके अंदर, ठीक है। हर चीज के लिए नोट्स, हर चीज के लिए डिस्क्लोजर। बट जब तुम कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको इतना नहीं करना पड़ता। आपको इन कुछ पॉइंटर्स के बारे में बता दो कि क्या तुम्हारे पे कोई कोर्ट केस वगैरह हुआ था जिसका तुमने सेटलमेंट किया हुआ है। AS 18 के अनुसार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो डिस्क्लोज करना ही करना है। AS 28 के अनुसार इंपेयरमेंट लॉस है क्या, बताना। अगर तुम कोई प्रोविजन का रिवर्सल कर रहे हो, ठीक है, तो वो तुम्हें बताना है। अगर तुमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बेचा तो उस पर फायदा या नुकसान हुआ। तुम्हारी इन्वेंट्री के वैल्यू में डिक्लाइन तो नहीं आ गया, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो चुकी है, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर आपको और डिस्क्लोजर्स, ये क्या था, ये नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है इनके बारे में, ठीक है। और इसके अलावा आपको और भी डिस्क्लोजर देने हैं। क्या आपने रीसेंट टाइम में अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज किया है क्या, जैसे कि सर पहले तुम हो सकता है WDV फॉलो करते हो, अब तुम SLM फॉलो कर रहे हो, क्या ऐसा कुछ चेंज हुआ है क्या। क्या तुम्हारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पॉलिसीज में कोई चेंज है क्या, वो बता दो। तुमने EPS बताना है, सेगमेंट का इंफॉर्मेशन देना है। अगर तुम्हारा अमेलगमेशन कॉम्बिनेशन वगैरह चलते वो बताने हैं। अगर तुम्हारा सीजनल नेचर है तुम्हें बताना है कि हमारा सीजनल नेचर है और उस वजह से क्या कुछ अनयूजुअल एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस अक्रू हो रहा है क्या। क्लियर, ये चीज आपको बतानी है। अब सर क्या हमें इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते वक्त प्रोविजंस के बारे में सोचना चाहिए क्या। हाँ राजा, आपने बिल्कुल सोचना चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या इस इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड में बनेगा, नहीं बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, ओके। चल, तो अब सर ये चीज का जवाब तुम कॉमन सेंस से दोगे मुझे। मैं अभी आपके सामने बातचीत करने वाला हूं रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया। AS 25 क्या बोलता है कि भाई साहब तुम्हें अगर आग लगी है तुम्हारे फैक्ट्री में, तुम्हारे फैक्ट्री में आग लगी है 1 जुलाई को। कब आग लगी है तुम्हारे फैक्ट्री में, 1 जुलाई को या 1 जून को। मेरे एग्जांपल में मैंने यहां पे क्या लिया हुआ है, 1 जून को। तो अब 1 जून को आग लगी, वो आग लगने की वजह से तुम्हें नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान कौन से इंटरिम पीरियड में आ रहा है, Q2 में आ रहा है। तो तुम वो नुकसान को Q2 में ही दिखाना। ऐसा मत बोलना कि यार ये नुकसान को ना मैं काम करता हूं, मैं डेफर कर देता हूं, मैं आगे आने वाले सालों में ये नुकसान को दिखा दूंगा। आगे आने वाले सालों नहीं, मतलब आगे आने वाले क्वार्टर्स में मैं इस लॉस को दिखा दूंगा। इस क्वार्टर में नहीं दिखाता हूं, अगले क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर में दिखाऊंगा। तो AS 25 बोलता है कि भाई साहब जिस क्वार्टर का वो खर्चा है, यहां पे क्योंकि मेरे एग्जांपल में क्वार्टर है, तो जिस क्वार्टर का वो खर्चा है उस क्वार्टर में आपने उस पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम को दिखाना चाहिए। सर अगर हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 4-4 महीने में करते हैं, हम हर 4 महीने में इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, तो उन 4 महीनों में अगर कुछ तुम्हें नुकसान हुआ है तो वो नुकसान उन्हीं 4 महीनों में दिखाना। तुम उसे अगले क्वार्टर में या अगले 4 महीने वाले इंटरिम पीरियड में शिफ्ट मत करना, डेफर मत करना, ठीक है। आर वी क्लियर। अच्छा, अब सैलरी की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, जो सैलरी होती है, क्या सैलरी हम मंथ वाइज देते हैं। हां सर, हम मंथ वाइज सैलरी देते हैं, ठीक है। तो अब तुम सैलरी पे मैचिंग प्रिंसिपल लगाओगे या नहीं लगाओगे। सर लॉस पे तो मैचिंग प्रिंसिपल नहीं लगाया। अरे लॉस पे कैसे मैचिंग प्रिंसिपल लगेगा तुम्हारा। इनकम शुड बी मैच विथ द एक्सपेंस ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। आग लग गई, आग एक खर्चा है, इसको मैच कैसे करोगे, कौन से कमाई के साथ मैच करोगे। इसलिए तो आग लगने को एबनॉर्मल आइटम बोलते हैं हम।
आग लग गई, बाढ़ आ गई, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, ये सब एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में बात करता है? सर मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है इनकम शुड बी मैच विद द एक्सपेंस। ठीक है, बात खत्म, क्लियर, बात खत्म। ये एबनॉर्मल और नॉर्मल के बारे में मैचिंग बात नहीं करता। मैचिंग सिंपल हमारे दिमाग में बोलता है इनकम शुड बी मैच विद द पीरियड। ठीक है, इनकम शुड बी मैच्ड उस समय के एक्सपेंस के साथ। ठीक है भाई, तो अब मैं यहां पे मैंने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है 1 जुलाई 24 से 30 सितंबर 24 तक। 1 जुलाई 24 से 30 सितंबर 24 तक मैंने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। मैंने 1 जुलाई नहीं है, सॉरी 1 जून लिखना है। अब मैंने 1 जून को सैलरी पे किया। सैलरी पे किया कब से लेकर कब तक की? 1 अप्रैल से 30 जून की, फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर की और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर की। तो मैंने 1 जुलाई को ही सैलरी पे किया है इन अलग अलग समय की। तो मेरे लिए जब मैं इस पीरियड का रिपोर्टिंग करूंगा तो इन 3 महीनों के लिए मैं इन 3 महीनों के लिए कितनी सैलरी लूंगा एज ए एक्सपेंस? सर आप इन 3 महीनों के लिए यही 3 महीनों को अपना एज ए एक्सपेंस दिखाएंगे। यस। अब सर लेकिन हमने पे तो कितने किया? हमने पे तो 10 लाख रुपए किया। हमने पे तो 10 लाख रुपए किया। तो राजा 10 लाख में से ये जो 3 लाख है हम बोलेंगे ये एडवांस सैलरी है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड। और ये जो 3 लाख है ये पिछले महीनों का पेमेंट मैंने 1 जुलाई को किया, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है प्रीवियस 3 मंथ्स की। तो इन शॉर्ट जहां पे आप बचपन से अक्रूअल मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाते आए हैं वहां पे आप अक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन जो एबनॉर्मल आइटम्स होते हैं, जिस पीरियड में वो एबनॉर्मल आइटम हो रहे हैं, आपने उसी पीरियड में उन्हें रिपोर्ट करना है, उन्हें डेफर नहीं करना है। वापस से बोल रहा हूं, एबनॉर्मल आइटम जिस पीरियड में अकर हुआ है, अक्रू हुआ है, आपने उसी पीरियड में रिपोर्ट करना है, उसे डेफर नहीं करना है। सबको क्लियर है यहां पे? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? अच्छा, अब तो सर आखिरी एक बार बता दो, आखिरी एक बार आगे बढ़ने से पहले, ठीक है? जितने भी एबनॉर्मल आइटम्स होते हैं, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम, फ्लड्स आ गया, यूनियन का स्ट्राइक आ गया, उस वजह से नुकसान हो गया, ये सारे एबनॉर्मल आइटम जिस पीरियड में अकर हो गए उसी पीरियड में तुमने उसका लॉस या उसकी कमाई मानना है। लेकिन जिन चीजों को तुम बचपन से अक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाते हुए आए हो तो उस पर आपने अक्रूअल मैचिंग कॉन्सेप्ट ही लगाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है सर। अब क्या अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट में कोई चेंज आ सकता है क्या? हां सर, एग्जांपल के तौर पे हमने पहले एसेट का यूजफुल लाइफ, उस एसेट की यूजफुल लाइफ 3 इयर्स मानी थी, अब 4 साल मान रहा हूं, तो इसके वजह से क्या डेप्रीसिएशन में चेंज आएगा? द आंसर इज यस। तो एएस 25 बोलता है
कि जो भी चेंज आ रहा है उसे पूरा का पूरा उसी पीरियड में कंसिडर कर लो। अब पता है क्या, जब तुम इसके क्वेश्चन करोगे ना आईसीआई मॉड्यूल में, आईसीआई मॉड्यूल में जब तुम इसमें क्वेश्चन करते हो ना, एक डेप्रीसिएशन पे सवाल है, एक डेप्रीसिएशन पे सवाल है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। एक बार जरा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 देखना। यहां पे क्या कहा है, इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चेंज द डेप्रीसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM। रुक जाओ, स्टॉप। AS10 में तुमने क्या पढ़ा है? AS10 में तुमने क्या पढ़ा है? AS10 में सर हमने ये पढ़ा है, जिस दिन को मेथड चेंज हुआ है, जिस दिन को मेथड चेंज हुआ है उसे हम बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। जिस दिन को यूजफुल लाइफ चेंज हुई है उस दिन हमको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अब सिंपल सी बात है, तो अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो वो दिन तक पहुंचो और उसके बाद की चीजों पे रिवाइज्ड मेथड लगेगा। हम उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं कि जिस दिन चेंज हुआ उस दिन तक पहुंच जाओ और अब वो दिन से आगे देखो कि भाई अच्छा हम WDV से SLM पे शिफ्ट हो गए, तो WDV के हिसाब से हमने जितने साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हम 30 सितंबर को मान लो WDV से SLM पे शिफ्ट हो रहे, तो 30 सितंबर को उस एसेट का कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन वाला वैल्यू कितना है, और फिर उस अमाउंट पे हम SLM मेथड को लगा देंगे। यही हमने सीखा AS10 पे। अब ICA ने यहां पे क्या किया, एक बार पढ़ो भाई। ये हमने मेथड चेंज किया, ये हमने मेथड चेंज किया, इस वजह से एक्सेस डेप्रीसिएशन आ गया 12 लाख का। द एंटायर अमाउंट इज डेबिटेड इन द थर्ड क्वार्टर। ठीक है, ये कब होता था? आज से आप मान लो मेरे जमाने की बात है, जब मैं सीए फाउंडेशन में था, जब मैं सीए फाउंडेशन में था तब होता था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तब होता था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब जिस दिन आपने एसेट खरीदा था उस दिन अगर SLM होता था तो आज एसेट का वैल्यू कितना होता था, और जिस दिन तुमने खरीदा था उस दिन तुमने WDV लगाया तो आज WDV माइनस करने के बाद तुम्हारा एसेट का वैल्यू कितना आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस को हम एडजस्ट करते थे। वो था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जब से आपका AS10 रिवाइज्ड आया है उसके बाद से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हटा दिया है। ठीक है, सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन यहां पे इन्होंने AS25 को सही करने के लिए AS10 की ऐसी की तैसी कर दी। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ये पूरा का पूरा 12 लाख भले ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आया, बट ये पूरा का पूरा 12 लाख थर्ड क्वार्टर में चेंज किया तो थर्ड क्वार्टर में डाल दो एज पर AS25। ये बिल्कुल करेक्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, AS10 की मर गई वो अपने जगह है, बट अब हम AS25 के अनुसार बात करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट ट्रीटमेंट है। तो जब भी आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है तो उस वजह से जो डिफरेंस आता है, पूरा का पूरा डिफरेंस जिस क्वार्टर या जिस इंटरिम पीरियड में आपने वो चेंज किया है उसी इंटरिम पीरियड में डाल देना। ठीक है, आर वी क्लियर? ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये क्या है आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्यूमुलेटिव लॉस, क्यूमुलेटिव लॉस मतलब टोटल लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चेंज किया होगा। कब चेंज किया? थर्ड क्वार्टर में। और थर्ड क्वार्टर में चेंज करने की वजह से टोटल लॉस कितना आ गया? 3 लाख। आउट ऑफ दिस 1 लाख लॉस रिलेट्स टू प्रीवियस क्वार्टर। तो उन्होंने क्या किया? टोटल लॉस 3 लाख का आया था तो उन्होंने 3 लाख का टोटल लॉस थर्ड क्वार्टर के इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डाल दिया। अब AS25 क्या बोलता है कि भाई साहब देखो, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो आपको
आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा किस पे? किस पे? उन पीरियड पे जिस पीरियड में वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुई है। इसका मतलब 3 लाख में से 1 लाख तो प्रीवियस क्वार्टर का है, 3 लाख में से 1 लाख तो प्रीवियस क्वार्टर का है। मतलब जो थर्ड क्वार्टर है, जो थर्ड क्वार्टर है उसका सिर्फ 2 लाख है, उसका सिर्फ 2 लाख है। तो थर्ड क्वार्टर का सिर्फ 2 लाख है, तो आपने 2 लाख को ही अपना लॉस मानना है थर्ड क्वार्टर के लिए, ठीक है? 3 लाख को नहीं मान सकते। लेकिन जब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है तो जितना चेंज की वजह से लॉस आता है या फायदा होता है, पूरे को थर्ड क्वार्टर में डाल दो, पूरे के पूरे को थर्ड क्वार्टर में डाल दो। लेकिन अगर पॉलिसी में कोई चेंज है तो जितना उस इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड से रिलेटेड है, सिर्फ उतना ही खर्चा या उतना ही कमाई मानना। क्लियर है सबको? आर वी क्लियर? तो यहां पे हमने लिखा हुआ है, यहां पे हमने लिखा हुआ है कि अगर एस्टीमेट में चेंज है तो जितना इफेक्ट आया है पूरा का पूरा थर्ड क्वार्टर में डाल देना। लेकिन अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो 3 लाख का लॉस है, 1 लाख का प्रीवियस क्वार्टर से रिलेटेड है और 2 लाख का थर्ड क्वार्टर से रिलेटेड है। तो सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड क्वार्टर है उसका 2 लाख आपने एज अ लॉस बुक करना है, ठीक है? आर वी क्लियर? एक बार वापस से सर, मैं खुद चाहता हूं, एक बार तुम वापस सुनो। देखो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड एस्टीमेट में चेंज, ठीक है? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब क्या हुआ? आपने थर्ड क्वार्टर में आके एस्टीमेट चेंज किया। कितने का चेंज आया? सर एस्टीमेट चेंज करने की वजह से लॉस आया हमें 9 लाख रुपए का। यह टोटल लॉस है। 3 लाख इस क्वार्टर का लॉस है, 3 लाख इस क्वार्टर का लॉस है और 3 लाख इस क्वार्टर का लॉस है, ठीक है? तो जब भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है तो कंप्लीट लॉस या प्रॉफिट जो भी है, मैंने एग्जांपल में लॉस लिया हुआ है, तो पूरा का पूरा लॉस या प्रॉफिट एक साथ डाल देना उस क्वार्टर में, उस इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड में जिस पीरियड में यह चेंज इन एस्टिमेट हुआ है, ठीक है? बट अगर इसी को मैं नाम दे दूं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, प्लीज कॉपी पेस्ट हो जा। आज ये नाराज लग रहा है मुझे, आज ये नाराज लग रहा है मुझसे कुछ। लेकिन अगर सेम चीज क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, अगर ये सेम चीज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती थी 3 लाख 3 लाख 3 लाख, तो हम सिर्फ 3 लाख को अपना लॉस मानते थे। प्रीवियस पीरियड्स को हम इज्जत नहीं देते थे, सिर्फ जो उस पीरियड के रेलेवेंट लॉस या फायदा है अकाउंटिंग पॉलिसी जो चेंज पे, हम सिर्फ उतना ही लेते थे। बट अगर एस्टीमेट है तो जितना पुराना है सबको एक साथ ले लो।
जितना पुराना है सबको एक साथ ले लो। क्लियर है सबको? ठीक है सर, समझ गया, ये भी अलाइंड है हमें एकदम टकाटक तरीके से। तो एएस 25 के अंदर ये होगा, बिल्कुल राजा, यही होगा। अभी मेरा सिर्फ एक डिस्कशन रहा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स का। ठीक है, क्या वो डिस्कशन भी मैं कंप्लीट कर लूं? बिल्कुल सर, वो डिस्कशन भी आप कंप्लीट कर लो। चलिए, अब सब यहां पे ध्यान देंगे। देखो, आगे ना तुम इनकम टैक्स एक्ट पूरा अच्छे से पढ़ ली होंगे या तुमने पढ़ रहे होंगे, मुझे नहीं पता। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्लैब रेट्स आते हैं। ओके सर, अब मान लो ये मैं अपने मन से स्लैब रेट लिख रहा हूं। 0 से 5 लाख 5% टैक्स, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक 20%, 20 लाख से ज्यादा 30%। तो ये मैंने आपको स्लैब रेट दिया हुआ है, ये मैंने आपको स्लैब रेट दिया हुआ है। ओके, अब जब हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो क्या हम उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे? बिल्कुल। क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे। अच्छा, टैक्स के अंदर आपका करंट टैक्स होता है, डेफर्ड टैक्स होता है, होप्स आपको याद होगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक है, करेक्ट, यही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहा हूं Q1 के लिए, दैट इज 1 अप्रैल से 30 जून तक का। ओके, 1 अप्रैल से 30 जून तक का। डन। यहां पे गलती से मैंने 20 लाख लिख दिया, 10 लाख। 1 अप्रैल से 30 जून तक का मैं क्या बना रहा हूं? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहा हूं। तो अब इस समय में मेरा प्रॉफिट है, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए, और याद रखना मुझे आगे आने वाले सालों का भी एस्टिमेट करना पड़ेगा। ओके, चलो, क्या मुझे आगे आने वाले सालों का भी एस्टिमेट करना पड़ेगा? हां, एएस 25 बोलता है कि तुमने आगे आने वाले सालों का भी, सालों का नहीं सॉरी, क्वार्टर्स का भी इनकम एस्टिमेट करना चाहिए। तो मैं Q2 में एस्टिमेट कर रहा हूं प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। मैं Q3 में एस्टिमेट कर रहा हूं अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। और मैं Q4 में एस्टिमेट कर रहा हूं और प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो अब देखो, मैं स्लैब रेट के हिसाब से चलना चाहूंगा। तो Q1 में मेरी कमाई 5 लाख है, तो 5 लाख तक टैक्स कितना है? $5 लाख तक, अप टू 5 लाख सर टैक्स 0 है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख। अब मैं Q2 का जिसकी कमाई मैंने एस्टिमेट की है, Q2 सर 5 लाख हो गया। अब Q2 तक 8 हो गया, तो ये 13 हो गया, तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 13 लाख। तो सर 5 से 10 पे 20% और 3 लाख एक्स्ट्रा है, तो उस पर आपका 30% लगेगा। तो ये हो गया आपका 1 लाख और ये हो गया 90,000। ये हो गया 1 लाख और हो गया 90,000, तो ये हो गया 1,90,000। तो 8 में से 1.9, 6.1 लाख।
ठीक है। फिर अगले अगले साल मैंने और प्रॉफिट कमाया, अब तो मैं सीधा 30% स्लैब में हूं। 10 लाख के ऊपर मेरी कमाई पहुंच चुकी है, मैं सीधा 30% स्लैब में हूं। तो यहां पे आपका 60,000 और यहां पे आपका 30,000। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहां पे कुछ गड़बड़ी है? 5 लाख कमाया, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं। 1 लाख कमाया, 30,000 रुपए का टैक्स। 2 लाख कमाया, 60,000 रुपए का टैक्स। ठीक है। अच्छा यहां पे जीरो नहीं है, सॉरी, 5% है ना, सो सॉरी, 25%, सॉरी 25% नहीं, 25,000, 0.25 लाख, सो सॉरी। मेरे दिमाग में रिबेट था तो मैंने रिबेट भी माइनस कर दिया था। ओ माय गॉड। ठीक है, मेरे दिमाग में रिबेट आ गया था और फिर रिबेट का मैंने माइनस कर दिया था। तुम देख रहे हो जीवन में टैक्स कभी कभी भारी पड़ जाता है दिमाग पे। तो हां, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 4.75 लाख। तो अब देखो, 5 लाख कमाया, 25,000 का टैक्स। 1 लाख कमाया, 3 लाख का टैक्स। 2 लाख कमाया, 60,000 का टैक्स। 1 लाख कमाया, 30,000 का टैक्स, सॉरी। 2 लाख कमाया, 60,000 का टैक्स। 5 लाख कमाया, 25,000 का टैक्स। क्या यह नाइंसाफी नहीं दिख रही तुम्हें? सर बहुत नाइंसाफी है। तो अब AS 25 क्या बोलता है कि भाई साहब, ये जो नाइंसाफी है तुमने ये दूर करनी है, ये सही तरीका नहीं है। आपने क्या बोला है? आपने क्या बोला है? ये सही तरीका नहीं है। तो आपको क्या करना है? वेटेड एवरेज निकालना है। तो अब कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज टैक्स रेट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज टैक्स रेट। ठीक है। टोटल एस्टिमेटेड इनकम कितनी है? 5 + 8 + 2 + 1, 15 लाख, 16 लाख। ठीक है। टैक्स 0 to 5 लाख, 5% दैट इज 25,000। 0 to 5 लाख दैट इज 5%, 25,000 हो गया। फिर 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक 20% है, दैट इज 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20%, 1 लाख। फिर 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा कितना भी हो 30%। तो 10 लाख से कितना ज्यादा है सर? 16 लाख है। तो 10 लाख से ज्यादा कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 30%, 1,80,000। अब कोई भगवान के खातिर मेरे को सेस वेस मत बोल देना। 1,80,000 + 1 लाख + 25,000, ये हो गया 3,05,000। ये कितना हो गया? 3,05,000। तो अब टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम। तीन लाख 5,000 डिवाइड बाय 16 लाख। 3,05,000 डिवाइड बाय 16 लाख, दैट इज 19.06%। तो आपने जो टैक्स माइनस करना चाहिए
वो एवरेज रेट का लेना चाहिए 19.06%। तो 5 लाख इंटू 19.06%, 95,300। 8 लाख इंटू 19.06%, 1.53 लाख। 1.53 लाख। 2 lakh multiplied by 19.06%, 0.38 lakhs, and 1 lakh multiplied by 19.06%, 0.19 lakhs। तो ये आपका बेसिकली टैक्स रहेगा। अब कोई नाइंसाफी है क्या? नहीं। 5 लाख कमाया तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का टैक्स, 5 लाख का 1/5 1 लाख होता है, तो टैक्स का भी 1/5 हो गया। तो अब कोई नाइंसाफी नहीं है। अब कोई नाइंसाफी नहीं है। 1 लाख कमाया तो 19,000, 2 लाख कमाया तो 38,000, 5 लाख कमाया तो 95,000। ठीक है, अब कोई नाइंसाफी रही नहीं। और ये आपको बोलता है AS 25 कि आपने जब टैक्स का कैलकुलेशन करना है तब वेटेड एवरेज रेट को निकालना है। अच्छा, कुछ बच्चों ने कैपिटल गेन टैक्स वगैरह पढ़ लिया होगा या आपने नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब सर जब कैपिटल गेन वगैरह होता है, कैपिटल गेन कब निकालते हैं? जब एक्चुअल में आपको कैपिटल गेन होता है। तो आज क्या मैं कैपिटल गेन को एस्टिमेट करूंगा कि मैं अपनी पीजीबीपी की इनकम को एस्टिमेट करूंगा? जो कमाई मैं धंधे से करूंगा मैं उसे एस्टिमेट कर सकता हूं कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी कितने के फायदे नुकसान में बिकेगी उसको एस्टिमेट कर सकता हूं। ठीक है, आज मैं सिर्फ पीजीबीपी का एस्टिमेशन कर सकता हूं। ठीक है, मैं कैपिटल गेन का नहीं कर सकता बिकॉज मुझे पता ही नहीं कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरा किस भाव पे बिकेगा और उस पर शॉर्ट टर्म आएगा कि लॉन्ग टर्म आएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आज मैं बिजनेस इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा। आर वी क्लियर? एंड ये एवरेज रेट निकाल के टैक्स का हिसाब किताब करूंगा और अपने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इस अनुसार मैं अपने टैक्स दिखाऊंगा। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में सवाल आता है। एक सवाल तो मैंने सॉर्ट कर दिया, कैपिटल गेन वाला। ठीक है, दूसरा सवाल, सर इनकम टैक्स वाले ये एवरेज रेट को थोड़ी इज्जत देंगे। मुझे एक बात बताओ, हमने AS 22 पढ़ा, टैक्सेबल इनकम के बारे में पढ़ा। टैक्स का कैलकुलेशन कब होता है? क्या टैक्स का कैलकुलेशन क्वार्टरली होता है? द आंसर इज नो। टैक्सेबल इनकम हम ईयर एंड पे निकालते हैं कि ईयर एंड पे हमें कितना टैक्स पे करना है। हम ईयर एंड पे अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। तो ईयर एंड पे क्या इंटरिम पीरियड की बात होती है कि नहीं? ईयर एंड हो गया, पूरे 12 महीने हो गए, 12 महीने में कितना कमाया। ठीक है, उस अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन होती है, टैक्सेबल इनकम निकलती है, DTA DTL बनता है AS 22 के अनुसार। यहां पे हम क्वार्टर बाय क्वार्टर चल रहे हैं, क्वार्टर बाय क्वार्टर चल रहे हैं। तो यहां पे अकाउंटिंग इनकम के अनुसार जो मैंने कैलकुलेट किया वो मैंने कैलकुलेट किया है। तो इसको तुम AS 22 इनकम टैक्स से मत लिंक करो। हां, इनकम टैक्स तुमसे एडवांस टैक्स मांगता है कि भैया एडवांस टैक्स जमा करवा दो। एडवांस टैक्स जमा कराना इज नॉट माय टैक्सेबल इनकम। मैं अपनी टैक्सेबल इनकम एस्टिमेट करता हूं, उसके अनुसार मैं एडवांस टैक्स जमा करवाता हूं। और जब मैं अपनी टैक्सेबल इनकम एस्टिमेट करता हूं तब मैं पीजीबीबी को ज्यादा इज्जत देता हूं। बट AS 25 बोलता है कि भाई साहब यहां पे DTA DTL की बात बहुत रेयरली होगी, क्योंकि ईयर एंड पे ही हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं हमारी। हर 3 महीने में बहुत डिफिकल्ट होता है कि आज से 9 महीने बाद हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी। 3 महीने हो गए, अच्छा 9 महीने में और बताओ कितना कमाएंगे, कितना हमारी टैक्सेबल इनकम होगी, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं? हम एस्टिमेट करते हैं कि हम पीजीबीबी से कितना कमाएंगे, एक एवरेज रेट लेते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, ओके। सर आप बोल रहे थे कि ये निकालना मुश्किल होता है। बेटा ये निकालना मुश्किल है, मैंने एस्टिमेट कर दिया, ये मेरी अकाउंट्स के अनुसार इनकम है और फिर मैंने अकाउंट्स के अनुसार इनकम निकालते हुए मैंने अपने स्लैब रेट्स लगा दिए। ठीक है सर, अगर हमने टैक्सेबल इनकम निकाल दिया, बेटा टैक्सेबल इनकम हम ईयर एंड पे निकालते हैं,
तुमने निकाल भी लिया, अच्छी बात है, ग्रेट। अपने एडवांस टैक्स से कैलकुलेशन करो, तुमने टैक्सेबल इनकम निकाल दिया, बट फिर भी हम यहां पे एवरेज रेट ही लेंगे। हम फिर यहां पे क्या लेंगे? एवरेज रेट ही लेंगे। अच्छा, तुम्हें एग्जाम में चिंता करने की नीड नहीं है क्या? नहीं, वो तुम्हें खुद ही सब चीज देगा। वो एग्जाम में तुम्हें खुद से ही सब चीज देगा। क्लियर? कि भाई ये ऐसा 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 तुम्हें करना है। बस तुम्हें एक चीज याद करना है, वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालना है बस। और वही आपने लगा के अपना इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का प्रेजेंट करना है। सबको क्लियर है? इज एवरीवन क्लियर? लिस्टेड कंपनीज होती है, वो क्या बनाती है? वो इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाती है। वो क्या बनाती है? इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाती है। और जो लिस्टेड कंपनी नहीं होती है, अगर उन्हें अपडेट देना है तो वो क्या बनाती है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाती है। ओके सर, मतलब पहली बात हमें ये क्लियर हो गया कि लिस्टेड कंपनी जो हर 3 महीने में देते हैं उसे रिपोर्ट नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? हम रिजल्ट्स बोलते हैं। और ये जो रिजल्ट्स वो देते हैं, ठीक है, वो किसके अनुसार देते हैं? वो सेबी रेगुलेशन के अनुसार देते हैं और उन्हें कंपल्सरीली हर 3 महीने का रिजल्ट देना होता है। वापस से बोल रहा हूं, लिस्टेड कंपनी को हर 3 महीने में कंपल्सरीली क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल रिजल्ट बताने पड़ते हैं। क्या बताने पड़ते हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट बनाने पड़ते हैं कि हमने पिछले 3 क्वार्टर में क्या कमाया। ठीक है? आर वी क्लियर? सॉर्टेड है? अब सर एक बात बताओ, अगर सेबी बोल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे कंपल्सरीली तुम्हें रिजल्ट्स देने हैं, कौन से? इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने हैं, ठीक है, तो अब जो प्रेजेंटेशन है, जो डिस्क्लोजर है कि भाई साहब तुम्हें कैसे कैसा फॉर्मेट रहेगा, तुम्हें कौन से डिस्क्लोजर देने, ये कौन बताएगा? सेबी बताएगा। ठीक है, ये तुम्हें कौन बताएगा? सेबी बताएगा। लेकिन जो रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के क्राइटेरिया है, जो रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के क्राइटेरिया है, वो कहां पे दिए हुए हैं? सर ये समझा नहीं, रिकॉग्निशन मेजरमेंट। अरे देखो ना, ये तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है हमारे कि एक्सपेंस को तुम डेफर नहीं कर सकते, फिर अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हुआ है तो पूरा इफेक्ट कंसीडर कर लो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ है तो जिस पीरियड के लिए, जिस पीरियड में चेंज हुआ है सिर्फ उसी पीरियड का इफेक्ट लेना, एस्टिमेट के केस में सारा इफेक्ट उसी पीरियड में ले लेना। ये क्या है? ये AS 25 के अनुसार ही तो है, रिकॉग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया। तो लिस्टेड कंपनी के केस में रिकॉग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया कहां दिया हुआ है? इंड AS के अंदर। सर आपने बाजू में AS 25 भी लिखा है। अच्छा, बस यही आपको बताना है कि यहां पे AS 25 क्यों लिखा है। बाकी सारी चीजें तुम्हें पता है, जैसे जो बाजू वाला है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट हम AS 25 के अनुसार बनाते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट लिस्टेड कंपनी को नहीं देनी रहती है। लिस्टेड कंपनी की कोई अलावा कोई देनी चाहती है एंटिटी तो उनके लिए ऑप्शनल है। और यहां पे इंटरिम पीरियड क्वार्टरली नहीं होता है, इंटरिम पीरियड मतलब पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट AS 25 के अनुसार होता है। यह चीज हमने ऑलरेडी कर ली है। सर बस ये बताओ आपने यहां पे AS 25 क्यों लिखा, बस ये बता दो आप अब। ठीक है, अब मैं तुम बताता हूं। लिस्टेड कंपनीज में इंड AS अप्लाई होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब इन कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। इन कंपनीज पे क्या अप्लाई होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये जो बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज होती है, इन पे इंड AS अप्लाई नहीं होता है। तो आज भी HDFC बैंक, आज भी आपका ICICI बैंक, ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, ये सारी कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 को
टेक केयर करते हैं 25 के अनुसार रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वो सेबी रेगुलेशन के अनुसार करते हैं, बट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वो एएस 25 का अप्लाई करते हैं। क्लियर है क्या सबको? ये हम पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर के अंदर, ठीक है? वहां पे क्लियरली आपको बताया जाता है, बट मेरा काम था आपको बताना कि यहां पे एएस 25 क्यों लिखा हुआ है। एएस 25 बेसिकली बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज होती है जिन पे इंड एएस अप्लाई नहीं होता है, तो वहां पे आपका एएस 25 अप्लाई होता है रिकॉग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया के लिए। सबको क्लियर है क्या? ये सबको क्लैरिटी है? तो आज के बाद जो लिस्टेड कंपनी होती है वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट देती है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट देती है? सर वो इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट देती है, क्या मैंडेटरी है देना? हां, क्वार्टरली बेसिस पे मैंडेटरी है देना एज पर क्लॉज 33 एंड क्लॉज 41, ठीक है? अच्छा, प्रेजेंटेशन मतलब कितना देना, कैसे प्रेजेंट करना, क्या क्या डिस्क्लोजर देना, ये सेबी रेगुलेशन बताता है। लेकिन रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के क्राइटेरिया इंड एएस में दिए हुए हैं, और जिन कंपनीज पे इंड एएस अप्लाई नहीं होता है वो लिस्टेड तो है लेकिन इंड एएस अप्लाई नहीं होता है, तो रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के क्राइटेरिया एज पर एएस 25, ठीक है? और अगर कोई कंपनी या एंटिटी लिस्टेड नहीं है, उन्हें अपडेट देना है अपने यूजर्स को, तो वो क्या प्रिपेयर करेंगे? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज पर एएस 25। क्या इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट देना कंपलसरी है? नहीं, ये ऑप्शनल है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर जो पीरियड है वो क्वार्टरली होता है? नहीं, वो होता है पीरियड लेस देन 1 ईयर। और यहां पे प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एज पर एएस 25। तो अब यहां पे हम पढ़ेंगे whether quarterly financial result presented under clause 1 of the listing agreement into between the stock exchange and the listed enterprise meet the definition criteria of interim financial report। क्या जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स लिस्टेड कंपनीज देती है, क्या वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का डेफिनेशन मीट करते हैं, एंड क्या एएस 25 के प्रोविजन उन पे अप्लाई होते हैं क्या? The answer is no. Presentation and disclosure requirement in AS 25 should be applied only if enterprise prepares and presents interim financial report defined under AS 25. Accordingly, presentation and disclosure contained in AS 25 is not applicable in respect of interim financial results. ठीक है? Which do not meet the definition of interim financial report as per AS 25. The quarterly financial statement presented under clause 1 do not meet the definition of interim financial report. However, recognition and measurement principles laid down under AS 25 should be applied for recognition and measurement of items contained in such financial results. अच्छा, तो एएस 25 के अंदर जो दिया हुआ है, क्या वो हर लिस्टेड कंपनी में अप्लाई होगा? नहीं, जिन कंपनी पे इंड एएस अप्लाई नहीं होता है उन पे एएस 25 के रिकॉग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया अप्लाई होंगे। सबको क्लियर है अब ये? क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सर। तो यहां पे आपका एएस 25 मॉड्यूल से विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होता है। अच्छा लग रहा है अंदर से? हाँ सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। That's all for the day, guys. Bye-bye. Take care. This is CA Rishabh Raj signing off. Tata, take care. Love you all. Bye-bye. मिलते हैं towards the next session very soon. Tata, take care. Bye-bye.